नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है घोटुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं अजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग डिसीज के बारे में पढ़ रहे थे। बैक्टीरियल डिसीज के बारे में पढ़ लिए, वायरल डिसीज के बारे में पढ़ लिए, फंगल डिसीज के बारे में पढ़ लिए और जिन जिन और पैथोजन से जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को हम लोगों ने पढ़ लिया। लगभग संक्रामक बीमारियों को हमने पढ़ लिया था। अब आज हम ऐसे बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो छूने से नहीं फैलती लेकिन जेनेटिकली फैलती है, आनुवंशिक रूप से फैलती है। अब शब्द आता है अनुवंशिक, तो अनुवंशिक मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स मतलब, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जहां कहीं पे जेनेटिक्स वर्ड आ जाए तो देखिए, जेनेटिक्स का मतलब होता है माँ पापा से बच्चों में आने वाले लक्षण। हमारे लक्षण अगर हमारे जनरेशन में जाए तो जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। लक्षणों का, इट मींस कैरेक्टर्स का माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरण, अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में स्थानांतरण, यही क्या है? जेनेटिक्स है। आ रहे समझ में? मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने लक्षणों का बच्चों में स्थानांतरण। तब तो हमारे बच्चे भी हमारे जैसे दिखते हैं, 2 आंख है, नाक है, कान है, मुंह है ना, हमारे जैसी आवाज रहती है। कई बार ऐसा मिलता है, अरे ये तो एकदम पापा में गया है, ये तो एकदम मम्मी में गई है। वो जेनेटिक्स के कारण। तो जेनेटिकली भी बीमारी ट्रांसफर होती है। अब कौन कौन सी बीमारी है आज उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बीमारी के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अवेयर रहना है। पहला बीमारी है हीमोफीलिया। सबसे ज्यादा पीएससी में पूछा गया प्रश्न है और मेंस में भी आता है ये। हीमोफीलिया के बारे में बताइए क्या है हीमोफीलिया। हीम वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है? हीम का मतलब होता है रक्त। तो ये ब्लड से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है? ब्लड से संबंधित बीमारी है। इसमें होता क्या है कि अगर आपको चोट लग गया तो थक्का नहीं जमता खून का, खून बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है। आप पट्टी लगा लो चाहे जो लगा लो, खून रुकने का नाम नहीं लेता, थक्का नहीं जमता। ये बीमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को देखा गया था। जो हमारे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उनमें सबसे पहले प्रकट आया था। एक्चुअल में उनका कट लगा। अब उन लोग अंग्रेज लोग थे, क्या हुआ कि जा रही थी और उनका जो हाथ है वो उनके गेट में टकरा गया और कट गया। कटने के बाद खून निकलना स्टार्ट हुआ तो वो बोले कि थोड़ा सा है, बैंडेज लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। बैंडेज लगाने के बाद भी नहीं रुका, फिर नहीं रुका, रुक ही नहीं रहा था। पूरे ब्रिटेन के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट को, डॉक्टर को बुलाया गया कि भाई खून रुक नहीं रहा है। इधर से खून चढ़ाया गया और इधर से खून निकल ही रहा है। लग रहा था कि महारानी विक्टोरिया अब बचेंगी नहीं। फिर वो किया गया ऑपरेशन, चीरा टाका लगाया गया ताकि ब्लड बहना रुके। अब उनके ब्लड में निकाला गया कि भाई ऐसा बीमारी क्या है। पूरे साइंटिस्ट एक हो गए, एकदम एक्टिव हो गए कि भाई पता लगाया जाए। तब वो पता लगाया और पता किए कि भाई एक जेनेटिक बीमारी है। ये होता क्यों है इसका मतलब समझना। इस बीमारी, क्योंकि ये एक रॉयल डिसीज है, रॉयल फैमिली को, मतलब महारानी को निकला था। उस समय इस दुनिया की 2/3 राज्य की मालकिन, मतलब इस दुनिया में जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 2/3 भाग इसका गुलाम था, ब्रिटेन का। ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जो आज तक गुलाम नहीं हुआ। अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। सन 1776 को आजाद हुआ था और सन 1794 को वो अपने देशों का संविधान मिला करके अपना देश बना लिया, जिसका नाम रखा अमेरिका। लेकिन अमेरिका के जो प्रांत थे वो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जो आज तक गुलाम कभी नहीं बना, लेकिन 2/3 लोगों को गुलाम बना के रखा था। और वहां की रानी को यह बीमारी निकली है, तो भाई इसको रॉयल डिसीज कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि रॉयल डिसीज के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, तो हीमोफीलिया को जाना जाता है। रक्त का थक्का नहीं जमता, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं। ब्लीडिंग नहीं रुकती, खून बहते रहता है, बहते रहता है। ये एक लिंग संलग्न रोग है। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। हमारे शरीर में, मतलब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? पहली बात कि हमारे मनुष्य का जो हर एक कोशिका है, मेरे बाल की कोशिका, मेरे सर की कोशिका, मेरे आंख की कोशिका, हर कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं? 46 क्रोमोसोम है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होंगे उनके लिए। तो ये, और रहता कहाँ है? सेल्स के न्यूक्लियस में रहता है। ये सेल है,
ये सेल है, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र टोटल 46 होते हैं हर एक सेल में, हर एक सेल में। हमारे आंख, नाक, कान, इस 46 में से 44 को ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है, ऑटोसोम्स। और 2 गुणसूत्र, सिर्फ 2 गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक्चुअल में सेक्स का मतलब होता है हमारा लिंग, हमारा जेंडर क्या है, तो सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। अब देखो 22, ये 44 है, कितना दूना 44 होता है? 22 दूना, तो मैं इसको 22 जोड़ा भी बोल सकता हूं। ठीक है, और ये कितना है? 2 गुणसूत्र है, तो इसको मैं 1 जोड़ा भी बोल सकता हूं। तो हमारे शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी, 23 पेयर, 23 गुणसूत्र होते हैं। और 23 पेयर में से 22 पेयर को ऑटोसोम्स कहते हैं। ये ऑटोसोम्स को एलोसोम्स भी कहते हैं या सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। सोमैटिक का मतलब होता है हिंदी में दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र। अभी शब्द बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब समझ में बहुत अच्छा आएगा। दैहिक का मतलब होता है देह, देह मतलब होता है बॉडी पार्ट। तो ये जो 44 क्रोमोसोम है, ये हमारा बॉडी पार्ट बनाते हैं, पूरा बॉडी पार्ट हमारा ये 44 क्रोमोसोम बनाते हैं। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह। तुम सोचोगे कैसे, बोलोगे कैसे, तुम्हारा कलर क्या होगा, तुम्हारे नाखून का कैसा स्ट्रक्चर होगा, तुम्हारे बाल किसके, तुम्हारे होंठ कैसे होंगे, कान कैसा होगा, सब ये 44 क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। इसमें से 11 क्रोमोसोम मम्मी का होता है, 11 क्रोमोसोम पापा का होता है। तो ना तो हम पापा की तरह 100% रह पाते हैं, ना हम मम्मी की तरह 100, क्योंकि दोनों का आया है 11-11 इधर। अब इसमें से क्या होता है, एक मम्मी का आता है, एक पापा का आता है, और ये 2 गुणसूत्र जो होते हैं इन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इससे हमारा जेंडर डिसाइड होता है, इससे हमारा क्या होता है, जेंडर डिसाइड होता है। इट मींस हम मेल हैं या फीमेल हैं, ये तय होता है। अगर लड़की की बात की जाए तो लड़कियों में, गर्ल्स में ये XX क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? XX क्रोमोसोम होता है। अगर लड़के की बात की जाए या बॉयज की बात की जाए तो ये XY क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? XY क्रोमोसोम होता है। एक्चुअल में लड़कों का ही क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि होने वाला बच्चा क्या होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जेंडर का डिसाइड लड़कों के क्रोमोसोम से होता है। क्यों? क्योंकि अगर Y क्रोमोसोम आया तो लड़का होगा, Y क्रोमोसोम की जगह X क्रोमोसोम आया तो लड़की होगी। एक क्रोमोसोम मम्मी का, एक क्रोमोसोम पापा का। ठीक, तो जेंडर के लिए डिसाइड होते हैं पापा जी, हमारे डैडी। डैडी के क्रोमोसोम से डिसाइड होगा कि होने वाला जो बच्चा है वो भाई होगी कि बहन होगी। ठीक, आप समझना होता क्या है बीमारी में, जो लिंक्स, जो हीमोफीलिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो हीमोफीलिया की बीमारी होती है वो Y क्रोमोसोम्स में, Y क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, या फिर इसको तुम ऐसे समझो कि X क्रोमोसोम में होता है। किस में होता है? अब इसको समझना, जो X क्रोमोसोम है, इस X क्रोमोसोम में एक छोटा सा जीन होता है। क्या होता है? एक छोटा सा जीन होता है। अब ये X क्रोमोसोम में पाया जा रहा है। ठीक, तो देखो ध्यान से समझिएगा, इसमें एक X है, एक Y है पापा में। तो मतलब अगर जिस लड़के में हीमोफीलिया के मतलब जीन होगा, उस लड़के में वो लक्षण प्रकट हो जाएंगे, मतलब उसको वो हीमोफीलिया का नजर आएगा। अब मान लो किसी लड़की में हीमोफीलिया है, पहली बात कि हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो X क्रोमोसोम में होता है। किस में होता है? X क्रोमोसोम में होता है। अगर ये लड़कों में पाया गया तो लड़कों में केवल एक X क्रोमोसोम है, तो वो लक्षण प्रकट हो जाएंगे कि हाँ भैया तुमको तो हीमोफीलिया होना ही होना है।
लेकिन अगर लड़कियों के क्रोमोसोम में है, लड़कियों का क्रोमोसोम कितना ठो है, XX, 2 ठो X है, 2 ठो में अगर एक में है तो इसमें लक्षण नहीं उत्पन्न होंगे। मतलब ये ट्रांसफर तो हो सकता है बच्चे में, लेकिन ये लक्षण नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक क्रोमोसोम में है, एक क्रोमोसोम में नहीं है। 2 X क्रोमोसोम है, एक X क्रोमोसोम में नहीं है वो जीन और एक X क्रोमोसोम में है, तो दूसरा वाला X क्रोमोसोम उसको बैठा देगा, बोलेगा बैठ जाओ भाई, वो लक्षण को मत दिखा, तुम्हारे अंदर वो बीमारी है, मतलब जन्म देने की वो बीमारी है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। इसमें होगा क्या कि मान लो एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी लड़की है जिसमें ये वाला क्रोमोसोम है, मतलब ये कौन है, वाहक कहते हैं इसको, वेक्टर या कैरियर बोलते हैं इसको, है ना, वाहक, कैरियर, मतलब लेके जाने वाली बीमारी। अगली पीढ़ी में ये बीमारी कैसे जा सकता है, अब इसको समझना। ये फीमेल है, कौन है, फीमेल है ये, ठीक। अब इसका शादी हुआ मेल के साथ में, ठीक, ये मेल है, अरे इसका बड़ा बाल नहीं है, इसको गोला ही रहने देता हूं, ठीक है, क्यूट बॉय है। अब इसका शादी हो गया एक लड़के के साथ में, अब समझना होगा क्या, इसका ये वाला क्रोमोसोम आ गया, ये वाला क्रोमोसोम आ गया, और इधर से इनका वाई वाला क्रोमोसोम आ गया। क्या आ गया, इसको कहेंगे सामान्य, जर्नल मैन, ठीक है, कैरियर वोमेन, सामान्य मनुष्य, क्या हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे होंगे, वाहक महिला। वाहक का मतलब जिसके शरीर में वो जीन है लेकिन लक्षण नहीं दिखाया है। क्यों नहीं लक्षण दिखाया है? क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, एक एक्स वाला दूसरे एक्स को बैठा दिया है बोले, लेकिन इसमें तो एक ही एक्स है। अब देखना होगा क्या, इधर से इनका वाला एक्स आ गया, इधर से इनका वाला वाई आ गया, इनका इधर वाला से वाई आ गया, ये देखो वाई आ गया। अब ये जो लड़का हुआ एक्स वाई आ गया, ये लड़का है। अब इस लड़के में एक्स क्रोमोसोम एक ही है और वो भी हीमोफीलिया वाला है, तो लड़का हीमोफीलिक होगा। क्या होगा? हीमोफीलिक होगा, मतलब लड़के में ये बीमारी प्रकट हो जाएगी और इस लड़के को जिंदगी भर चोट से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि गलती से भी चोट लग गया तो उसका खून रुकेगा नहीं, खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। पट्टी भी बांध देगा फिर भी खून बहता रहेगा, इसलिए उसको फिर ड्रेसिंग करते हैं, सिलाई करते हैं कि ताकि इसको छोटा सा भी कट लगा तो उसको सीलना पड़ेगा, इतना खून बह जाता है पूरे शरीर का। ठीक, तो ये बीमारी सबसे पहले किसको देखी गई थी? हाँ, अगर गलत, ये एक लिंग संलग्न लोग है, मतलब सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम है, इंग्लिश में इसको सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम, लिंकेज डिसीज है, सेक्स लिंकेज डिसीज है। अगर गलती से मेल में हुआ तो वो रोगी होगा, अगर फीमेल में है तो वो वाहक है, कैरियर है वो, क्योंकि वो अदर में जा सकती है। हाँ, फीमेल को भी कब हो जाएगा, ये देखो फीमेल को कब हो जाएगा, अगर गलती से ये एक्स क्रोमोसोम है। दूसरा कंडीशन 2 कि मान लो कि इसका एक्स ये आया, ये वाला, ठीक, और इसका एक्स ये आ गया, ठीक, तो भी ये वाहक है, तो भी क्या है, ये वाहक है। मतलब किसी भी स्थिति में क्या दिख रहा है, लड़कियां क्या होती हैं, वाहक होती हैं, करियर होती हैं। बीमार कौन पड़ेगा? आने वाला बच्चा। एक ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों क्रोमोसोम, ऐसी स्थिति में ट्रांसफर होते 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 ऐसी, मान लो कि इसकी शादी इससे हो गई है, इस लड़की की शादी किससे हो गई, इस लड़की की शादी, मतलब एक नई लड़की की शादी इससे करा दो, अब अगर इन दोनों की बिटिया हुई तो क्या होगी, इसका एक्स और इसका एक्स मैच कर जाएगा।
ये हुआ x, और ये भी आ गया x। मतलब अगर एक वाहक लड़की का शादी एक बीमार पुरुष से कर दिया जाए जिसको हीमोफीलिया है, मतलब जिस लड़के को हीमोफीलिया है उसकी शादी एक वाहक से कर दी जाए तो होने वाली बेटी कैसी होगी? हीमोफीलिक लड़की होगी। तो महारानी विक्टोरिया कैसी बेटी थी? महारानी विक्टोरिया कैसी बेटी थी? हीमोफीलिक। मतलब इनके जो पापा होंगे उनको भी हीमोफीलिया रहा होगा और इनकी मम्मी को भी वाहक महिला रही होगी, इसलिए इनको क्या बीमारी निकल गई? हीमोफीलिया निकल गई। इसीलिए इसे रॉयल डिसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जेनेटिक बीमारी है भाई, मम्मी पापा से आ रहा है, इसको ये हम लोग क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक डिसीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ठीक। दूसरा बीमारी आता है सिकल सेल एनीमिया। बहुत नाम सुने होंगे सिकल सेल एनीमिया का। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है, अब ये ध्यान से सुनना, हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होता है, RBCs होता है। उसका शेप कैसा होता है? या तो वो गोल होगा या तो वो बाई कॉनकेव होगा, ऐसे ही बोलते हैं। अब देखो मान लो ये गोल है, अब इसका आकार कैसा हो जाए? हंसियाकार हो जाए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक। एक रेड ब्लड सेल्स ब्लड लेकर के जाता है, इसके अंदर एक ब्लड सेल्स के अंदर में 26 करोड़ या 26.5 करोड़, कितने? 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन होते हैं। एक ब्लड सेल्स के अंदर 26.5 हीमोग्लोबिन होते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन लेके जाता है। कितना लेके जाता है? ठीक, 4 ऑक्सीजन लेकर के जाता है। अब मान लो ये मुड़ गया तो ये ब्लड का ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, ये ऑक्सीजन को लेके ही नहीं जा पाएगा। ब्लड जितना ऑक्सीजन इसको लेके जाना था, ये तो ऑक्सीजन का बाइंड ही नहीं बना पाएगा। इसके अंदर हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन कम हुआ इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाएगी, इसीलिए बार बार इनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है। और ये क्यों होता है? वही बात है, अगर किसी हीमोफीलिया फीमेल को है या हीमोफीलिया मेल को है तो उनके बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए शादी करने से पहले आप हीमोफीलिया का और सिकल सेल एनीमिया का टेस्ट जरूर कराएं कि कहीं मैं वाहक तो नहीं हूं, और पुरुष भी वाहक तो नहीं है, तब तो हमारा बच्चा 100%, अगर लड़का हुआ तब तो वो होगा ही होगा, लड़की है तो भी हो सकती है। तो शादी करने से पहले, मतलब शादी क्या, बॉयफ्रेंड बनाने से भी पहले कुछ टेस्ट करा लेना चाहिए। आ रहे समझ में? क्योंकि भाई हो सकता है भाई बॉयफ्रेंड से शादी बन सकते हैं, भाई एक बार प्यार हुआ उसी को अंजाम देना है, लास्ट में उसी से शादी करना है, तब क्या होगा? और ये होता है अंग्रेजों में जो ब्रिलियंट सोसाइटी है वो पहले टेस्ट करा लेती है। शादी करने से पहले तो बहुत सारा चेकअप, बोलते हैं ना, मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए, 10 ठो चेकअप करा लेना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो लड़की वाहक है तो एक फ्रेश लड़के से शादी कर लेगी ताकि बच्चों में ना जाए, बच्चे को वो लक्षण ना आ जाए। आ रहा समझ में? दूसरा है मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, जिसको मांसपेशियों की कमजोरी वाला भी डिसीज कहते हैं। ये फोटो देखो, ये वाला फोटो दिखाता हूं, इसको हटा देता हूं ना, ये वाला बीमारी। ये जो बच्चा दिख रहा है, ऐसा ही बीमारी कई लोगों को देखे होंगे आप ट्रेन के डिब्बों में जो विकलांग बोगी होती है, दिव्यांग बोगी होती है, उसमें भी आप लोग ऐसे लोगों को देखे होंगे। कई सारे हैं हमारे समाज में भी, नॉर्मल जहां बाजार है, घर है, परिवार है, गांव है, वहां ये बीमारी होती है। इस बीमारी को कहते हैं मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं? मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है कि जन्म से ही बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो मसल्स होते हैं वो कमजोर होते हैं, इसीलिए ये बच्चा आपको कमजोर दिख रहा है, इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। ठीक है। ऐसी ही एक बीमारी होती है रिकेट्स। रिकेट्स भी बच्चों को होता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है, उसमें भी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर मैं मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी की बात करूं, इसमें बेचारे बच्चे का कोई कमी नहीं है, बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तभी ये बीमारी उसको हो जाती है। ठीक है, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। अब आता है रंग वर्णांधता, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। जब भी कभी आप पुलिस बनना चाहते हैं या कोई भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वहां मेडिकल चेकअप होता है। आपके सिलेक्शन के बाद में भी मेडिकल टेस्ट होता है। उस मेडिकल टेस्ट में HIV की चेक की जाती है,
HVP की चेक की जाती है, उसी में कलर ब्लाइंडनेस का भी चेक होता है कि भाई तुमको इस बीमारी में होता क्या है। बीमारी में होता है ये है कि मरीज हरा और लाल रंग में वो नहीं कर पाता है, विभिन्नता नहीं कर पाता है। मरीज लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता है। उसको लाल भी हरा दिखेगा और हरा भी लाल दिखेगा, लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता। आ रहा है समझ में? इसीलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, मतलब कलर को पहचान ना पाना। वो भी कौन सा कलर? हरा और लाल, रेड एंड ग्रीन। पुलिस में जाने से अगर किसी को रंग वर्ण आता है वहीं पर डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं, सिलेक्शन के बाद डिस्क्वालीफाइड करते हैं। अब आता है एल्बिनिज्म। ये जो एल्बिनिज्म बोलते हैं ना, एल्बिनिज्म, ये भी एक बीमारी है। ये बहुत लोगों को तुम देखे होंगे। कभी कभी चलते हुए सड़क में तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसका बाल भी सफेद, पूरा चेहरा भी सफेद, पूरा बॉडी सफेद, सर से लेके पैर तक पूरा एकदम सफेद फेयर बॉडी, वो एक जेनेटिक बीमारी है। उसको एल्बिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म बोलते हैं। वो पूरा शरीर गोरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिलेनिन नहीं रहता है। मिलेनिन एक पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट, जो हमारे स्किन का कलर डिसाइड करता है। एक पिगमेंट है जो हमारे स्किन में पाया जाता है और स्किन का कलर डिसाइड करता है। अगर पिगमेंट ज्यादा है तो काला रंग है, पिगमेंट कम है तो गोरा रंग है। स्किन कलर डिसाइड करता है। ज्यादा है तो ब्लैक और कम है तो फेयर। इसीलिए अब देखो, जो अफ्रीका है वहां धूप ज्यादा पड़ता है, धूप ज्यादा पड़ेगा तो मिलेनिन आ जाता है जमा। इसीलिए गर्मी में हम काले हो जाते हैं। जैसे ही बरसात आता है और ठंडी आती है तो हम गोरे हो जाते हैं। देखो अभी बरसात में धुल गया, उसके बाद में ठंडी में हम वापस गोरे हो जाएंगे। ऐसा बोलते हैं ना, एसी में बैठने वाले लोग ज्यादा गोरे रहते हैं और धूप में बेचारे काम करने वाले पुलिस लोग काले टाइप के हो जाते हैं। उसका कारण है मिलेनिन। धूप से त्वचा को बचाने के लिए मिलेनिन वर्णक आ जाता है और मिलेनिन पिगमेंट ला करके आपकी स्किन का सिक्योर करता है। और जब धूप नहीं पड़ रहा है तो वापस गोरा हो जाएगा, मिलेनियम हो जाएगा। किसी के बॉडी में जेनेटिकली मिलेनिन बन ही नहीं रहा है तो क्या होगा? वो एल्बिनिज्म हो जाएगा। इसीलिए जब कभी किसी व्यक्ति को आप देखो तो ये मत समझना कि वो अंग्रेज है, क्या समझना कि उसको बेचारे को एल्बिनिज्म हुआ है। क्या हुआ है? सेम जैसे एनीमिया बीमारी होती है वैसे ही थैलेसीमिया बीमारी होता है। ठीक है? अगर शरीर में, अच्छा ये भी जेनेटिक बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया है तो हो सकता है कि उसके बच्चे को भी थैलेसीमिया हो जाए। इसमें होता यह है कि आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, उनकी संख्या कम होती है। नॉर्मली 40 से 45 लाख होते हैं, 55 लाख 45 लाख रेड ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं 8000, है ना, घन मिलीमीटर क्यूब। तो जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो उस स्थिति को थैलेसीमिया कहते हैं। इसमें भी खून की कमी होगी। मैं ज्यादा आरबीसीएस नहीं है तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेके जा पाएंगे, ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं होगा, और सेम चीज ऐसे बच्चों में आ जाता है। प्राचीन काल में क्या होता था कि खाने के लिए उतना न्यूट्रिशन नहीं था, तो जब न्यूट्रिशन नहीं होता था तो बच्चे में भी तो ये बीमारी जाएगा। अब क्या हो रहा है, आज करके लोगों को आप देखोगे कि एनीमिया भी कम हो रहा है और थैलेसीमिया भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिशन भरमार है, गुड़ है, फली दाना है, खाने के बहुत सारे अब अनाज आ गए। पहले तो धान ही हो रहा है, मतलब सिर्फ धान हो रहा है। लोग भात के साथ में चटनी खाते थे, अब तो चावल दाल सब्जी और पूरा भाजी वाजी साग वाग सब खा लेते हैं। तो इसीलिए अब न्यूट्रिशन की कमी से बीमारी भी कम हो रही है। अब एक बीमारी आती है डाउन सिंड्रोम। अब ये होता है क्रोमोसोम में अगर कम हो जाए, जैसे हमारे क्रोमोसोम कितना होता है? 46। कितना होता है? 46 क्रोमोसोम। अगर वो घट बढ़ जाए तो उससे भी जेनेटिक बीमारी होती है, उसको क्रोमोसोमल डिसीज कहते हैं। अब देखिएगा कैसे होता है। मान लो आपके गर्भ में कोई बच्चा है, क्या है? कोई बच्चा है जो उसका गुणसूत्र 21वां नंबर का होगा। क्या होगा? जैसे गुणसूत्र 46 होते हैं, 1 2 3 4 करते 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 22वां जोड़ा आया होगा, 21वां जोड़ा आएगा। मान लो जो 21वां जोड़ा है, क्या है? 21वां पेयर जो है उसमें 2 के जगह 3 बन जाए उसकी कॉपी। मतलब जो 21वां पेयर होगा, 21वां जोड़ा होगा, जोड़ा मतलब 2, तो उसको XX होना था, लेकिन उसके जगह क्या हो जाए? ट्रिपल X हो जाए। तो उस स्थिति को जहां एक क्रोमोसोम बढ़ गया, कितना क्रोमोसोम बढ़ गया, और 21वां जोड़ी का बढ़ा, तो उस बीमारी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम।
क्या कहते हैं। अब इस बीमारी में होता क्या है, ये बीमारी जब ज्यादा उम्र में शादी की जाती है तो उन लोगों को होता है, 700 में से 1 जन को होता है। ये एक कॉमन बीमारी है। क्या है ये, एक कॉमन क्रोमोसोमल डिसीज है। क्या होता है कि ये अंग्रेजों में पहले देखा गया, भारत में क्या था कि 14 साल में शादी कर दो। पहले बाल विवाह होता था। बाल विवाह होने का कारण ही ये था कि भाई बच्ची जैसे ही परिपक्व हुई, जब वो बच्चा पैदा कर सकती हो तो उसका शादी कर दो। वो अपने घर से मतलब उसका घर तो पराया घर होता है, उसका अपना घर तो अपने पति का घर है, क्योंकि भाई शादी करके उसको जाना है, तो अपने शादी करके जाएगी और बच्चा जन्म लेगी और अपना परिवार बसाएगी। तो हमारे यहाँ क्या करते थे, हमारे समाज में, क्या हिंदू में, क्या मुस्लिम में, क्या क्रिश्चियन में, क्रिश्चियन तो चलो इतना थे कि उन लोग जब अंग्रेज से आए तो उन लोग लेट से शादी करते थे, लेकिन आज भी अमेरिका में और कुछ देशों में 16 साल की उम्र में शादी किया जा सकता है। वहां के देश में भारत के देश से कम संख्या है। यस, आप देखिएगा, पढ़िएगा। तो उन लोग क्या करते थे कि हमारे देश में जल्दी शादी कर देते थे, तो ये बीमारी नहीं होती थी, तो ये लक्षण। अब अंग्रेज लोग क्या है, लेट में शादी करते हैं। भाई पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते, जैसे आज हम भी क्या कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को कॉपी किए हैं कि भाई हम पहले पढ़ाई कर लें, सेटल हो जाए, उसके बाद आराम से शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे को संभालना भी एक अलग जिम्मेदारी है। बाप बनना, शादी करना, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन शादी करने के बाद जो बच्चा होता है वो बड़ी जिम्मेदारी है। शादी से सिर्फ लड़के और लड़कियों का शादी नहीं होता है, एक नई जिम्मेदारी आने वाली रहती है। इसलिए लोग लेट से शादी कर रहे थे। अब जब लेट से शादी करते हैं तो एक बीमारी होती है, यही एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। अब इसमें होता क्या है, बच्चा मंगोली या जड़ता आ जाती है। मंगोली या जड़ता का मतलब होता है, तुम देखे होगे, वो बेचारे बच्चा जो भी है वो थोड़ा सा ना मेंटली हैंडीकैप्ड रहेगा। मम्मे इस टाइप का जो बात कर रहे, हाथ तो क्या नहीं किया था, समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, ठीक, और उनका मानसिक विकास नहीं हो पाया रहता। मेरे बेचारे एक अंकल हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वो उरांव हैं, तो वो उरांव में भी लेट से शादी होता है। उरांव जो कल्चर है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को मानता है, तो उन लोग लेट से शादी करते हैं। उरांव में आज भी बहुत लेट से शादी होता है, 35 तक में शादी होता है, 40 तक में भी शादी होता है। तो उनकी जो बच्ची हुई थी ना, 2 बच्ची हुई, और पहली बच्ची तो पेट में ही खत्म हो गई। उनको डॉक्टर बता दिया कि मेंटली हैंडीकैप्ड रहेगी, तो डॉक्टर बोल दिया कि इसका वो करवा लो, मिसकैरेज। फिर वो कोर्ट से ऑर्डर लाया गया मिसकैरेज का। दूसरे बार जब बच्ची हुई ना, तो वो भी मेंटली, और रेंग नहीं पाती थी, उसको ना पकड़ के लेके आना पड़ता ना, और बेचारी वो ऐसे करके बात करो, इस टाइप की बेचारी अभी भी है। अब पता नहीं, वो डॉक्टर बता दिया था कि ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी। अभी वो है इस दुनिया में कि नहीं है वो हम नहीं जानते। वो अंकल लोग चले गए, बाहर से थे उन लोग, मेरे ख्याल से झारखंड के थे, तो वो फिर चलेगा। SSCL में जॉब थी तो वो आए थे। चिरमिरी इज ए कोल माइंस एरिया, तो चिरमिरी में कई सारे लोग हैं, तो वो बेचारे चले गए। पता नहीं वो जीवित रह पाए, इसमें नहीं जीवित रह पाते ज़्यादा दिन तक। अगर जहाँ कहीं भी ये सिंड्रोम वर्ड आ रहा है ना, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम, ये प्रश्न पूछा गया है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई सारे सिम्टम्स हो, एक सिम्टम्स नहीं। जैसे मान लो फीवर है, तो फीवर में मैं क्या कहूंगा, मेरा शरीर गर्म है, वो एक लक्षण है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कई सारे लक्षण है कि वो अच्छे से बोल भी नहीं पाएगा, अच्छे से चल भी नहीं पाएगा, वो तुतलाएगा, उसका मानसिक विकास, मतलब कई सारे सिम्टम्स है, एक सिम्टम्स नहीं है, कई सारे सिम्टम्स। जैसे चोट में क्या सिम्टम्स रहता है, नीलापन आ जाना, तो वो एक सिम्टम है, उसको सिंड्रोम नहीं कहेंगे, सिम्टम कहेंगे। लेकिन कई सारे सिम्टम्स हो कि चोट भी है, बुखार भी आ गया है ना, रेंग भी नहीं पा रहे हैं, रो भी रहे हैं, तो वो स्थिति क्या है, सिंड्रोम वाली स्थिति है। क्या है वो, और ये 700 में से 1 जन को होता ही है। इसीलिए कहते हैं कि शादी टाइम से कर लेनी चाहिए। जो PSC और UPSC की भी तैयारी, IAS लोगों को आप देखना, उन लोग बहुत कम उम्र से शादी वो तैयारी शुरू कर देते हैं। जिनका एम फिक्स होता है कि हमको ये करना है, तो तुरंत तैयारी करते हैं पढ़ाई की, जल्दी से ही 11वीं से ही अपना स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, ग्रेजुएशन तक में अपना सिलेक्शन हो गए 1-2, और तुरंत शादी कर लेते हैं। जो एजुकेटेड सोसाइटी हो शादी में लेट नहीं करती। तुम बिजनेसमैन लोग को भी देखना, अभी अंबानी लोगों को देखे, दोनों बच्चे को शादी कर दिए, कितने साल के हैं, कम उम्र के, 30 के भी नहीं होंगे, लेकिन टाइम से उनका शादी कर दिए। शादी करने से, लेट शादी करने से बहुत सारे दिक्कतें आने। पहली बात कि बच्चा ही बड़ा होगा। अब तुम 35 साल में शादी कर रहे हो, 60 साल के जब होगे, मान लो 35 में शादी की तो 36 तक में बच्चा हुआ। अब तुम जब 60 साल के होगे तब वो 25 साल का होगा बच्चा, मतलब वो बड़ा तब होगा जब तुम बुढ़ा चुके होगे, तो वहां पर भी एक दिक्कत है।
है ना, कि तुम्हारे बुढ़ापे में क्या पता कि 60 साल में तुम चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो, कितनी सारी बीमारियां हो गई हैं। आ रहा है समझ में? तो इसलिए कहते हैं कि जल्दी से शादी टाइम से कर लेना चाहिए, वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। डॉक्टरों को भी देखना, डॉक्टर भी टाइम से शादी कर लेते हैं। एमबीबीएस ये नहीं कि वहीं से फिक्स रहता है उन लोगों का कि हाँ हमको जाकर करके शादी कर लेना है। ये है डाउन सिंड्रोम का थोड़ा लक्षण। देखो जीभ निकल आया है, कान इसका थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, फिंगर जो है सबसे लास्ट उंगली को देखो टेढ़ा टाइप का है, छोटे छोटी उंगली रहते हैं, ज्यादा विकसित नहीं हो पाया रहता, और आंख भी, नाभि भी इसका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती है। कभी किसी को देखना, आप कभी नोटिस करना कि वो तो तला रहा है, समझ जाना उसको कौन सी बीमारी है, डाउन सिंड्रोम है। और इसको ट्राइसोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्यों, ट्राइसोमी क्यों कहते हैं? तीन है ये, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं। और सेम है, मतलब एक्स 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 है, तो ट्राई मतलब तीन, और सोमी मतलब सेम, समान, गुणसूत्र। ऐसा। इसके बाद की अगली बीमारी में आते हैं पटाउन सिंड्रोम। ये भी एक बीमारी है, पटाउन सिंड्रोम। अब ये बिल्ली वाली भी रोनी आएगी। ये भी क्या है, एक ट्राई सिंड्रोम बीमारी है, ट्राइसोमी बीमारी है। इसमें 13वें गुणसूत्र में एक वो बढ़ जाता है, वो 21वां था, प्रश्न पूछा गया इसीलिए। पटाउन सिंड्रोम भी पूछ चुका है और पिछला डाउन सिंड्रोम भी पूछ चुका है। डाउन मतलब 2, डी से डाउन, डी से डबल, ठीक। तो डाउन में 2 मतलब 21वां नंबर, और ट्राई में ट्राइसो मतलब पटाउन सिंड्रोम में 13वां साल के मतलब 13वां जो गुणसूत्र होता है उसकी एक संख्या बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है, इस बच्चे को 1 साल से बच्चा जीवित नहीं रह पाता। बच्चा जन्म लेगा, उसकी जीवन प्रत्याशा, बुद्धि का विकास नहीं होगा, उसके शरीर का विकास नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से 1 साल तक जिएगा, फिर मर जाएगा। अधिकतम जीवन काल 9 साल तक रहता है। अधिकतम जीवन क्या होता है, 9 साल। बच्चा और 9 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। ऐसे ही पा पिक्चर देखियो, पा वो भी एक सिंड्रोम बीमारी है। उसमें भी उसको एक सिंड्रोम बीमारी रहती है कि वो बेचारा कम उम्र में ही बड़ा हो जाता है और उसका जीवन काल बता दिए रहते हैं कि इतना साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। इसीलिए उसका अंतिम इच्छा पूछते हैं तो बोलता है कि मेरे को राष्ट्रपति से जाके मिलना है, ऐसा कुछ है ना उस पिक्चर में। हाँ, तो यह याद रखना कि इस बीमारी में ये भी, अब जेनेटिकली सोचो ना कि बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म लेते समय क्या हुआ, उसका क्रोमोसोम होते समय दिक्कत हो गई, एक तो बच्चा जीवित ही नहीं रह पाएगा। उनके माँ बाप को सोचो कैसा लगता होगा कि पेट में बच्चा आया, घर में खुशियां आई होंगी कि हम प्रेग्नेंट हो गए, किलकारियां आने वाली है, लेकिन पता चल जाएगा कि तुम जन्म तो दोगे लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। ठीक, भगवान करे ऐसी बीमारी किसी को ना दो, लेकिन होती है, निकल जाती है। एक है कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई मतलब बिल्ली की रोने वाली सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, 5वां जो गुणसूत्र है, अब देखो गुणसूत्र क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर में होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर में होता है, ठीक। 5वां, मान लो ये 5वां गुणसूत्र है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, कैट क्राई सिंड्रोम की। ये 5वां गुणसूत्र है, 5वां गुणसूत्र तो जोड़ी में होगा, 2 होंगे, 5वां गुणसूत्र जोड़ी, 5वां जोड़ी है ना। इसमें नीचे वाला हिस्सा ही टूट के फेंका गया रहता है, नीचे वाला हिस्सा नहीं रहता है। नीचे का जो, जिसको भुजा बोल रहे हैं, खंड बोल रहे हैं, फ्रैगमेंट बोल रहे हैं, तो नीचे का जो पार्ट है वो टूट के कहीं फेंका जाता है, गायब रहता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगी, ऐसी स्थिति में बच्चा जन्म लेगा, लेकिन जब वो रोएगा तो जो ऐसा बिल्ली रोती है ना, और एक ऊंची आवाज में, कर्कश आवाज में, वैसा ही बच्चा रोएगा। बच्चे के रोने की आवाज पूरे बिल्ली के रोने की आवाज आएगी, और वो भी बच्चा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम बोलते हैं। सिर छोटा रहता है। अच्छा, इसका लक्षण है, इसके 2 लक्षण हैं, इसको याद करके रखना। एक है माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली का मतलब होता है छोटा सिर होना, उसका सर भी छोटा रहेगा, मतलब बच्चा बड़ा भी हो गया तो सर छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। बतिस्टा को जानते हो, बतिस्टा को? कभी कभी कुछ लोगों को देखना, उनका सर ना छोटा रहता है, शरीर भारी रहेगा बड़ा सा, लेकिन सर छोटा रहेगा, उस स्थिति को कहते हैं माइक्रोसेफली स्थिति। और कभी कभी ना उंगलियां आपस में चिपके रहती, 3 उंगलियां रहेगा। वो जादू पिक्चर देखो, जादू जादू, उसका 3 उंगली रहता है ऐसे करके। तो जो उंगलियां चिपकी हुई स्थिति है, इस स्थिति को कहते हैं सिंडेक्टाइली।
टैली, ये वैसे शब्द आएगा नहीं, लेकिन अब जब पढ़ रहे हैं तो दो लक्षणों को याद रखना। पहला माइक्रोसेफली, दूसरा सिंडेक्टाइली। सिंडेक्टाइली का मतलब होता है उंगलियां आपस में चिपकी रहे। ठीक है, कभी कभी बच्चे लोगों को भी होता है कि दो उंगली चपक के आई रहती है। नहीं, कई लोगों का सर चिपका रहता है, कई लोगों का बॉडी ऐसे चिपक के पैदा होते हैं, कई लोगों बच्चे लोगों का उंगली चिपक के पैदा होता है। तो वो उंगलियों की स्थिति आपस में जुड़ना, उसको सिंडेक्टाइली बोलते हैं। और सर छोटा माइक्रोसेफली, ये दोनों स्थिति कहां पर हो सकती है? जब उसको कैट क्राइन सिंड्रोम हो, उसके पांचवी जोड़ी का जो गुणसूत्र है वो टूट जाए। मतलब आप सोचो कि आप कितने धन्य हो कि आप पूर्ण विकसित शरीर लेके पैदा हुए हो। हम लोग सोचते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कहाँ पैदा हो गए रे। भगवान ने हमको सुविकसित रूप से पैदा किया, हमको कोई बीमारी नहीं है। वरना सोचो एक स्थिति में एक क्रोमोसोम से कितना बड़ा लक्षण हो जाए रहता है। इससे भी बड़ी खतरनाक अब बीमारी ये देखो बेचारे इन लोगों की स्थिति। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये दोनों ही सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब बहुत सारे लक्षण दिखेंगे। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, जिन्हें हम किन्नर बोलते हैं, छक्का बोलते हैं। एक्चुअल में वो क्या है? अब वो जन्म से लिए के पैदा हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं? जो 47 गुणसूत्र हो जाती है, 46 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाती है? 47। और पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ रहे हैं, तो पुरुष का क्रोमोसोम Y होता है, उसमें महिलाओं के लक्षण आ रहे हैं, तो X क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। किसकी संख्या बढ़ जाती है? X गुणसूत्र की अधिकता या X गुण। ये देखो 44 प्लस XY होना था, उसमें डबल X हो गया। तो इस स्थिति को जहां पर X बढ़ गया है, वो भी लड़कों में ऐसा स्थिति आ रही है, तो उसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। बेचारा लड़का तो होगा लेकिन लड़कियों जैसा होगा। इसका जो जेनिटल है वो बहुत छोटा रहेगा, वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाएगा, इसलिए इन लोग बेचारे बाप नहीं बन सकते। ठीक। दूसरा, उभार आ जाएगा इनके मैमल ग्लैंड्स में, पूरे लड़के दिखने लगेंगे, हैं लड़के, आवाज लड़कियों जैसा हो जाएगा। ठीक। तो जन्म से बेचारे हुए हैं, अब इनकी क्या गलती? अब समाज इनको झक्का हिजड़ा ये सब बोल करके चिढ़ाता था, अब तो चलो सम्मान देने लग गए। हमारे में अर्धनारीश्वर कहा गया इन्हें। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बुलवाया जाता है, उनका दुआ के लिए बुलवा, कहीं शादी वादी हो रहा होता है तो उनको बुलवाते हैं। तो चलो हमारे इंडियन सोसाइटी में तो उनको इज्जत दिया गया है, फॉरेन की सोसाइटी में आज भी उनको देख करके बहुत हे दृष्टि से मानते हैं। अमेरिका जैसे देश में सिर्फ 2 ही जेंडर है, एक मेल एक फीमेल, ट्रांसजेंडर वाला सेक्शन ही नहीं है। खेलने ही नहीं देते उन लोगों को, नौकरी नहीं देते उन लोगों को, या तो तुम फीमेल से भरो या तो तुम मेल से भरो। उनको देख करके बहुत मतलब ट्रेन से उतार देते हैं, जो महात्मा गांधी के साथ हुआ था, काला है निकल वे, है ना। वहां तो खैर रंग भेद तो चलता ही है अमेरिका में, सोचो दुनिया की सबसे विकसित कंट्री है, लेकिन रंग भेद आज भी वहां चलता है, गोरा काला। दूसरा ये वाला बहुत चलता है, जितने भी विकसित कंट्रियां हैं ना, बहुत सारी कंट्रियों में आज भी ये चलता है। लड़का है गाओ गो आओ, उनके लिए अलग से स्कूल बनाया गया। क्यों अलग से स्कूल बनाओ भाई? साथ में रखो ना, उनके साथ में जियो खाओ, उनको समाज में मिलाओगे तब तो अच्छे से जी पाएंगे। ये गलत बात है। इसीलिए भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों इनको एक वो दिया गया कि आप भी नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि साथ में मतलब उनको भी लगे कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा है, अलगपन ना लगे। और सेम जस्टिस का लड़कियों में लड़के के लक्षण आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें एक गुणसूत्र बढ़ता है, इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। होता क्या है? 44 प्लस XX होना था, तो 44 प्लस XX की जगह सिर्फ X रहता है। और याद रखना हमेशा कि X और Y गुणसूत्र में, जो लड़के का गुणसूत्र होता है X और Y गुणसूत्र में, उसमें X क्रोमोसोम छोटे आकार का होता है, Y क्रोमोसोम बड़े आकार का होता है। मतलब Y जो क्रोमोसोम होता है बड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि 44 प्लस जो X क्रोमोसोम होता है, वो X क्रोमोसोम आकार बड़ा ले लेता है, आकार। तो पूरे बॉडी को क्या लगता है कि ये आकार में बड़ा है, मतलब ये लड़का है, क्योंकि Y क्रोमोसोम का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा होता है इसका आकार। और यहाँ पे X 44 क्रोमोसोम तो रहेंगे ही ऑटोसोम, जो 45 और 46 क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम रहेगा 45 वाला, मतलब एक संख्या घट जाएगी और उसका आकार बढ़ जाएगा। तो बॉडी को ऐसा लगता है कि मैं लड़का हूं, मतलब क्रोमोसोम बड़ा वाले आकार का आया है, मतलब मैं लड़का हूं। लेकिन वो क्या है? X है, केवल एक X है, तो ये लड़की वाले लक्षण आ जाएंगे। मतलब रहने के लिए ये लड़की है, लेकिन इसका पूरा लक्षण लड़का होगा। तो इन दोनों को ही स्थिति में हम किन्नर बोले। भाई एक लड़की लड़का बन जाए या लड़का लड़की बन जाए, आ रहे समझ। कभी कभी किसी लड़की को देखना कि उन लोगों ना बहुत बलिष्ठ होते हैं, अभी किसी के ऊपर आरोप लगा है, उसका अभी लिंग परीक्षण करा रहे हैं, वो बहुत तेज है, धावक है, महिला है,
लेकिन इतना तेज दौड़ती है कि मत पूछो, और वो रेसलर भी है शायद। तो अभी उसका ना ब्लड टेस्ट किया जा रहा है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा रहा है कि एक्चुअल में इसका, और इसको कैसे पता लगाएंगे कि भाई वो लड़का है कि लड़की है? हार्मोन्स से, कि क्या इसके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। अगर किसी फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की संख्या बढ़ जाए तो वो भी आक्रामक रहेगी, गुस्सैल रहेगी। देखो लड़का और लड़की के हार्मोन में अंतर क्या रहता है कि लड़कियां चाह के भी मार काट नहीं कर सकती, बहुत कोमल हृदय की रहती हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर, म्यूजिक पसंद है, सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, सुंदरता पसंद है, ये सब उनके हार्मोन्स के कारण। लड़कों को क्या है, टेस्टोस्टेरोन। वो अगर जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जाता है वो लड़ाई करेगा, भिड़ाई करेगा, मतलब खाली नहीं बैठेगा। इसीलिए जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तुम नोटिस करना कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, दोनों में असर पता चल जाता है। ये लड़का है मतलब बदमाशी कर रहा है, और लड़की बेचारी वो शांति से पढ़ाई कर रही है। और उसका कारण भी है, टेस्टोस्टेरोन जिसके में जाता है वो लड़के का ना एकाग्रता नहीं रह पाता है, उधम मचा के रखेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। और जो लड़की है मान लो उसके में एस्ट्रोजन, उसके हार्मोन्स को एस्ट्रोजन बोलते हैं, तो उसका हार्मोन्स ज्यादा रहेगा तो पढ़ाई में तेज रहेगी, आवाज उसका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लड़कियों वाले हार्मोन्स आ जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि ये भी टर्नर सिंड्रोम मतलब जेनेटिकली बीमारी, वो भी माँ बाप से आ रहा है। इसके बाद एक बीमारी आती है हेक्साडेक्टाइनी। ऋतिक रोशन, 6 उंगलियों का होना, 6 उंगली होना ना, उस 6 उंगली, वो भी जेनेटिक बीमारी, वो भी अंदर में बॉडी में तुम्हारे जीन वीन के कारण होता है, तो वो भी जेनेटिक बीमारी। ये किसके कारण होता है? ये 6 उंगलियों की होना, और ये जब हमारे बॉडी का ग्रोथ हो रहा होता है पेट में, उस समय हमारी उंगलियां 6 हो जाती है। उस स्थिति को हेक्साडेक्टाइनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्साडेक्टाइनी, मतलब 6 क्रोमोसोम का होना। अब एक बात समझना कि हमारी बॉडी में 2 चीजें होती हैं, अपचय और उपचय। इंग्लिश मीडियम में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दोनों ही चीजों से हमारा पूरा बॉडी चल रहा है। अपचय का मतलब होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सरल अणुओं का जटिल अणुओं में बनना, या जटिल सरल अणुओं से जटिल अणु बनना, जटिल अणु बनना। उपचय में होता है जटिल अणुओं से सरल अणुओं बनना, जटिल से क्या बनना? सरल बनना। कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपलेक्स। अब इसका उदाहरण समझना। सरल से जटिल बनना मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है? नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिला के क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है? अपचय क्रिया है। आ चुका है, पीएससी में भी पूछ चुका है, वनडे एग्जाम में भी पूछ चुका है। उपचय का मतलब क्या है? श्वसन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। जटिल से सरल बनना, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से हम प्रकाश संश्लेषण किए थे, कार्बोहाइड्रेट बनाए थे, वही कार्बोहाइड्रेट टूट करके वापस किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में टूट जाता है। उस क्रिया को कहते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। इन दोनों को साथ में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को साथ में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अब याद रहेगा, कैटाबॉलिज्म प्लस को एक साथ क्या कहते हैं? प्लस एनाबॉलिज्म। हिंदी वालों अपचय और उपचय को एक साथ उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं, उपापचय कहते हैं। तो हमारे बॉडी में अगर उपापचय से संबंधित कोई डिफेक्ट हो गया है तो उससे भी बीमार। अच्छा, जेनेटिक वाला खत्म हो गया, जेनेटिक वाली सीन खत्म हो गई। अब उपापचय वाला आ रहा है कि हम किसी चीज को तोड़ नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते, तब हमको बीमारी होती है। एक बीमारी है फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, उसी को संधि विच्छेद किया गया है। समास, ये देखो यहाँ पे संधि का संधि हुआ है, संधि विग्रह होना और संधि का बनना, ठीक है। यहाँ पे संधि हुआ है। ये कीटोनूरिया को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, कीटोन धन यूरिया। तो ना और आ और ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं? आ और ऊ मिल गए दीर्घ स्वर संधि,
यवरला मतलब ये यण स्वर संधि, स्वर संधि का ये भाग है, यू बना लेते हैं, ठीक है। यारलावा यण स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है? यण स्वर संधि। तो ये यूरिया है, कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया में होता क्या है? देखो हमारे बॉडी में एक प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से पहले एमिनो एसिड बनता है, क्योंकि प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो एसिड्स का बहुलक है, एमिनो एसिड्स का बहुलक है। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, एंजाइम का काम ही होता है तोड़ना या जोड़ना। तो एक फेनिल एलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कमी के कारण ये एक बीमारी होती है, जिसमें होता क्या है कि हमारा जो एमिनो एसिड है, ये जो फेनिल एलिन एमिनो एसिड है ना, फेनिल एलिन एमिनो एसिड, इसको तोड़ नहीं पाता है। बस इतना जान लो कि फेनिल एलिन नहीं टूटता, नहीं टूटता। अब ये नहीं टूटेगा तो क्या होगा? ये प्रोटीन का प्रोटीन रह जाएगा, ये प्रोटीन हमारे ब्रेन में जाएगा। और जैसे एल्जाइमर होता है, एल्जाइमर भी बीटा एमिनोएड प्रोटीन बनने के कारण होता है, सेम वही बीमारी इसमें होती है। प्रोटीन बन जाएगा मतलब ये अमीनो एसिड नहीं टूटेगा और ये हमारे मस्तिष्क को जाकर के क्षति पहुंचा देगा और हमारा मेंटल क्या है, हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। आ रहा समझ में? तो ऐसा भी कारण हो सकता है फिनाइल कीटोनूरिया के कारण। एक है एल्केप्टूरिया, ये एल्केप्टनूरिया, एल्केप्टेन यूरिया, एक खतरनाक नाम है, लेकिन मेटाबॉलिज्म से इसमें भी नहीं टूटता। इसको काला पेशाब रोग कहते हैं, कभी कभी ब्लैक यूरिन जाता है। एक बीमारी होती है जिसमें पेशाब ही काले रंग का होता है और होता है, ये नॉर्मल बीमारी है। इसमें होता क्या है, एक दो प्रकार के एमिनो एसिड हैं जिसको तोड़ नहीं पाते, और जिस उसको तोड़ नहीं पाते हैं तो वो पूरा एमिनो एसिड डायरेक्ट निकलता है काले रंग का। उस बीमारी को कहते हैं एल्केप्टूनीरिया, एल्केप्टूनीरिया। तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप कराते हैं और डॉक्टर चेक करके फिर उसको इलाज कर देता है, हमको कुछ ऐसा मेडिसिन देता है जिससे वो एमिनो एसिड टूट जाते हैं। एक्चुअल में ये टूट क्यों नहीं पा रहे हैं दोनों बीमारी में? क्योंकि हमारे अंदर एंजाइम नहीं है। भाई एंजाइम ना होना चाहिए, एमिनो एसिड को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए। अब एंजाइम नहीं है तो हम गोली खा लेते हैं। जब हमको याद करो, अगर खाना नहीं पचता है तो हम डाइजिन सिरप पीते हैं, या डाइजिन वो क्या है सिरप में, और गोली में क्या है, एंजाइम है। वो बॉडी अंदर जाएगा और जाकर के वो खाना को तोड़ेगा और पचा देगा। सेम ऐसी इसमें भी होता है कि इनको क्या करो, तुम तुरंत उसको गोली खा लो, समय रहते हुए अगर दवाई कर लिए तो इलाज हो जाएगा। अंतिम बीमारी के तरफ आ रहे हैं हम, खनिज के कारण, मतलब कुछ मिनरल्स की अधिकता अगर तुम्हारे बॉडी में हो गई या कमी हो गई तब भी बीमारी हो जाती है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चे का त्वचा जो होता है पूरे नीले रंग का हो जाता है बच्चा। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे होते हैं और उनको रखा जाता है तो देखा जाता है कि बेटा तुम नीले रंग की तो नहीं हुए हो। क्यों नीले रंग का हो जाता है? उनका पूरा स्किन नीले रंग का हो जाता है, जैसा नस नीला रंग का दिखता है ना, उनका पूरा बॉडी नीले रंग का हो जाता है। होता क्या है कि नाइट्रेट है। अब ये बताओ, हीमोग्लोबिन अपने साथ में ऑक्सीजन को जोड़ेगा, किसके साथ में? ऑक्सीजन को जोड़ेगा, हीमोग्लोबिन। अब ये हम ये भी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में टेम्परेरी बॉन्ड होता है ताकि ऑक्सीजन को पहुंचाना रहता है। अब ये ऑक्सीजन की जगह तुम्हारे बॉडी के हीमोग्लोबिन में नाइट्रेट जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? नाइट्रेट जुड़ गया है, NO3 जुड़ गया है। तुम्हारे बॉडी में नाइट्रेट बनते रहते हैं और कुछ बाहर से भी तुम लेते हो, है ना, खाने पीने से भी और गैस से भी आ जाता है नाइट्रेट। अब वो नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ में टेम्परेरी बॉन्ड नहीं बनाता, परमानेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर परमानेंट बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन लेके जा पाएगा क्या ये? तो जब ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा तो हमारा बॉडी किस रंग का हो जाएगा? नीले रंग। हमारा शीरा नीले रंग का क्यों है? वेन नीले रंग का क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ये नीले रंग का होता है। तो जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो किस रंग का हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा। और इस स्थिति को साइनोसिस कहते हैं। साइनोसिस का मतलब होता है त्वचा का नीला, जैसे चोट पड़ा, चोट का निशान होता है नीले रंग का, है ना, नीला दिखता है, वो सूजन दिखता है। पहले तो नीला होता है फिर लाल होता है, पहले नीले रंग का होता है। अगर कस के पड़ा है तो, छोटा सा पड़ा है तो लाल दिखता है, अगर कस के पड़ा है तो नीला, पूरा नीला दाग दिखता है। तो ये नीले का मतलब ही होता है वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, उसको साइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोसिस। अब जापान में क्या हुआ, जापान के लोग समुद्री किनारे होते हैं। देखो इंडोनेशिया हो चाहे जापान हो, इंडोनेशिया के एक डॉक्टर है ना, वो परिचित हैं, वो आते रहते हैं, उनका कैंसर है, यहाँ
भारत से ही, वो मतलब राजस्थान से ट्रीटमेंट करा रही हैं। तो मेरी सिस्टर हैदराबाद जा रही थी, तो मैं भी हैदराबाद जा रहा था। उन लोग यहाँ इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन हिंदी भी थोड़ा मरोड़ के बोल लेते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में बाली एक प्रांत है, वहाँ हिंदू रहते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत उन लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। वहाँ की क्या सुमात्रा डुमात्रा करके, मतलब वो जब बात करेंगे ना तो एकदम इस टाइप का बात करते हैं, ठीक है। तो उन लोग लेकिन इंग्लिश बोल लेते हैं। तब वो बताया कि उन लोग मछलियों की पूजा करते हैं, मछली की पूजा। ऐसे बंगाली लोग अपने यहाँ शादी करते हैं तो मछली की पूजा करते हैं। उड़ीसा में भी अगर कुछ विशेष आयोजन हो रहा है तो वहाँ के लोग मछली की पूजा करते हैं। तो तुम ये देखोगे कि जो समुद्र के किनारे लोग हैं उनका मुख्य भोजन क्या है? जली, और जल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज मछली। तो वहाँ के लोग मछली खाते हैं, इसीलिए मछली को पूजा भी करते हैं। भाई उनका मेन व्यवसाय ही मछली से चल रहा है। गुजरात में सबसे ज्यादा मछली को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी मछलियों का अभी 6वां वो स्थान है, मतलब मछलियों का बहुत बड़ा वो आगे चल करके इसमें मत्स्य उत्पादन में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो मछलियों को ज्यादा मानते हैं तो पूजा करते हैं। अब जापान के लोग भी मछली खाएंगे, भाई वहां तो ज्यादा खेती किसानी होगा नहीं, ज्यादा खेती किसानी होगा नहीं तो क्या करेंगे? मछली तो खाएंगे ना। भाई समुद्र के किनारे लोगों का मांसाहारी होने का कारण क्या है? भाई उनका मुख्य भोजन ही वही है, वही उनको मिलता था तो खाते थे। अगर हम छत्तीसगढ़ में रह के धान खा रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ धान होता है, अगर नहीं होता तो हम भी उसी में आश्रित रहते, ठीक। अब हुआ क्या कि जापान के लोग मछली तो खा रहे थे, अचानक से उनका हड्डी कमजोर होने लग गया, मांसपेशी कमजोर होने लग गया, बुद्धि का विकास नहीं होने लग गया। पता किए कि भाई क्यों? तो मछली समुद्र में थे, समुद्र में कारखाने से उन लोग क्या कर रहे थे? वेस्ट मटेरियल डायरेक्ट बहा दे रहे थे। वेस्ट मटेरियल मतलब गंदा पानी बहा दे रहे थे। अब उस गंदे पानी में था मरकरी, मरकरी को कहते हैं पारा। पारा ही क्या है? मरकरी है, और उसका सूत्र होता है Hg, ठीक है। तो पारा और मरकरी के, वो मछली भी पानी में, मतलब वो मरकरी, मतलब मछली के अंदर भी मरकरी जा रहा था, पारा जा रहा था। अब उस मछली को लोग खा रहे थे, और वो मछली के कारण पारा शरीर में चले जा रहा था, और यही पारा जाकर के क्या कर रहा था? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दे रहा था, हमारे हड्डी को और मांसपेशियों को कमजोर कर दे रहा था, लोगों को लकवा आ रहा था एक पूरे एरिया में ही। इसी को कहा गया मिनी माता रोग। ये सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है पूरे पीएससी के इतिहास में। तुम जब क्वेश्चन पेपर बनाओगे प्रीवियस ईयर का, तो मेरे ख्याल से व्यापम पीएससी के 10 में से 8 एग्जाम में ये पूछ चुका है कि मिनी माता रोग कहां हुआ था। सबसे पहली बार जापान में। कहां हुआ था? जापान में, क्योंकि वहां की लैंग्वेज है मिनी माटा। तो ये मिनी माटा शब्द कहां का है? जापान का शब्द है। किस कारण से होता है? मरकरी के कारण होता है। मरकरी, पारा के बढ़ जाने से क्या होता है? इसमें लकवा के लक्षण आ जाते हैं, ब्रेन सिस्टम डैमेज हो सकता है। और आज का लास्ट क्लास है एक ब्लैक फुट डिसीज होना। तुम देखे होंगे कि पैर के नीचे कालापन आ जाता है। एक बीमारी देखे हो जिसमें पैर के नीचे कालापन आ जाता है? अरे एक बीमारी में होता है, तुम देखे होगे कि पैर में ना, पैर के नीचे साइड काला काला धब, चित्ती काला रंग का आ जाता है। बुजुर्गों को ही होता है ज्यादातर, और कम उम्र के लोगों को भी हो सकता है। अगर कभी तुम देखना तुम्हारे पैर के नीचे साइड में काला रंग आ रहा है, बार बार वो क्या हो जा रहा है? काला रंग हो जा रहा है, तो ये ब्लैक फुट डिसीज है। ये आर्सेनिक की अधिक है। अभी देवभोग सुने होंगे जगह, वहां के लोगों को, कई लोगों को किडनी पेशेंट हुए, 60 से 70 लोग मर गए। गरियाबंद का एक जगह है जो देवभोग जिसको बोलते हैं, वहां भी आर्सेनिक की मात्रा और फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा निकली, तो किडनी क्या हुआ? डैमेज हो गया, क्योंकि किडनी छान नहीं पाया तो लोग निपट गए। ऐसे ही हम जब हैंड पंप का पानी पीते हैं तो ग्राउंड वाटर में कभी कभी आर्सेनिक आ जाता है, और वो आर्सेनिक ही ये ब्लैक फुट डिसीज करता है। इससे इसका लक्षण ही, ब्लैक फुट का मतलब पैर में काले रंग के चित्ते दिखने लगते हैं, चित्ती दिखता है। अभी मैं इसको तुमको गूगल में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ब्लैक फुट डिसीज हो गया आर्सेनिक की अधिकता के कारण। और एक और बीमारी है, इस बीमारी का नाम है इटाई या आउच डिसीज। यस, एक बीमारी का नाम है इटाई या आउट डिसीज। ये भी जापान में हुआ था। हुआ क्या था? 2011 की बात है, और 2011 से पहले 1945 में क्या हुआ था? वहां 2 बम गिरा दिए थे, है ना। यही हमारे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी ईरान में जाकर के वहां के परमाणु संयंत्र को इन लोग गिराए, खत्म कर दिए अपने बॉम्बर से, उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। और अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो ईरान का परमाणु संयंत्र है वो मध्य एशिया के लिए खतरा है।
रियली में खतरा था, क्योंकि वो अगर परमाणु बम बना लेता तो इजराइल में गिराता, ठीक, लेकिन गिराया तो नहीं था, वो अपनी सुरक्षा के लिए बना रहा था। तुमको जान के बहुत हैरानी होगी कि यही अमेरिका ने 2 लाख लोग को मारा था, नॉर्मल सिविलियन को, सैनिकों को भी नहीं। 2 लाख 2.5 लाख लोग एक बार में मरे थे। एक बार बम गिरा है नागासाकी में, एक बार बम गिरा है हिरोशिमा में। हिरोशिमा में गिरा है 70 लोग खत्म हो गए, नागासाकी में बड़ा बम गिराया था तो वहां 1.5 लाख लोग मरे थे, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के कारण। ये बहुत दोगले लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं, ये सिर्फ पैसा के सगे हैं। आज तुम्हारे से पैसा मिल रहा है तो तुमसे करेंगे। ट्रेड नीति जो अभी चल रही है, तुमसे ज्यादा पैसा मिल रहा है तुम्हारा, वो अभी बोल रहे हैं कि तुम रूस से तेल मत खरीदो वरना हम टैरिफ बढ़ा देंगे। दोगले लोग हैं एक नंबर के। दोस्त कभी ऐसा करता है क्या? ये सिर्फ पैसा के सगे हैं, याद रखना। तो इन लोग तो वहीं एक बीमारी हुआ कैडमियम की अधिकता के कारण। कैडमियम भी एक तत्व है, जैसे पारा एक तत्व है, एलिमेंट है, वैसे ही कैडमियम की अधिकता के कारण वहां के लोग पानी पी रहे थे, उनका हड्डी टूट जा रहा था। हड्डी इतना कमजोर हो जा रहा था, थोड़ा सा गिरते रहे हड्डी टूट जाता था। फिर पता लगा कि क्यों हो रहा है भाई, तो पता चला और किडनी खराब हो रहा था बार बार, किडनी। तो याद रखना, जब भी कोई गंदा एलिमेंट तुम्हारे बॉडी में जाता है तो 2 बीमारियां होती हैं, एक किडनी से रिलेटेड, एक बोन से रिलेटेड। हाशिमोटो में भी, मिनीमाटा में भी क्या हुआ? किडनी खराब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हड्डी कमजोर। कैडमियम में भी क्या हुआ? मतलब ये इटाई आउच रोग में, है ना, आउच डिसीज इसी को बोलते हैं, आया है इसीलिए। कैडमियम जापान में ही हुआ था, हड्डी कमजोर हुआ था। और इसमें क्या हो रहा था? परमाणु संयंत्र का पानी आ जा रहा था। जो परमाणु संयंत्र है ना, परमाणु संयंत्र में कैडमियम बनता है, वो बाद में बढ़ाऊंगा, वो है बना हुआ है कि कैडमियम बनता है, तो कैडमियम आ जा रहा था, उससे कमजोर। और ब्लैक फुट डिसीज होता है आर्सेनिक की अधिकता के कारण। यही कारण है कि देवभोग के लोगों को और गांव के बहुत सारे लोगों को कौन सी बीमारी है? ब्लैक फुट डिसीज। कहीं पर भी पैर में चित्ती चित्ती देखो तो तुरंत अपना दिमाग लगा लेना कि वो बीमारी कौन सी है, ब्लैक फुट है, तुरंत इलाज कराना, तुरंत, वरना किडनी डैमेज कर देगा ये। अब वो मैं इमेज दिखाता हूँ ब्लैक फुट का ना, 1 मिनट में। इसको थोड़ा अच्छा किए तुम ये शब्द बोले। अब मैं तुमको एक तो चीज बताने वाला हूँ। अगर ये जो बीमारी है तुमको देख करके दिक्कत हो रहा है कि ये ब्लैक फुट डिसीज है, ये जो ब्लैक फुट डिसीज है ये बहुत खतरनाक इमेज जो दिख रहा है, अब तुम सोचो कि तुम सिर्फ इमेज देख करके ऐसे हो गए। अब उस डॉक्टर को सोचो कि जो इसके इलाज करते हैं। तो जो एक प्रशासनिक अधिकारी को, किसको? एक प्रशासनिक अधिकारी को इस चीज से हमेशा, अब कहीं अगर चोट लग गया है, अब तुम हो वहां पे डीएसपी बने हुए हो, अब उस बच्चे को मान लो यही बीमारी है, उस बच्चे को तुमको डॉक्टर के पास लेना है, तो तुम क्या करोगे? नहीं मैं तेरे को टच नहीं करूंगा, कैसी बीमारी नहीं। वहां पे तुम उठाओगे, अपने पास लेके जाओगे। कई बार अब तुम एक बात सोचो कि एक दरुआ, मेरे जीवन काल का कितना बड़ा घटना था कि एक अंकल सिगरेट पी रहे थे। मेरे दोस्त की शादी थी, समर चौधरी मेरा एक दोस्त है। उस शादी के दिन ही जो लड़की पक्ष से आए थे, उनके नाना जी बीड़ी पी रहे थे, बंगाली थे, बंगाली लोग ज्यादा बीड़ी पीते, नोटिस करना। अचानक से उनको हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक आया तो भैया जी निपट गए। लेकिन निपटने से पहले क्या होता है? हार्ट अटैक बहुत हार्ट अटैक होना और हार्ट फेल होना दोनों अलग है। अटैक में लोग बचते नहीं, हार्ट फेल में झुंझुनी चढ़ता है, लोगों को डॉक्टर ले जाते हैं। हार्ट अटैक आया तो आदमी फर्स्ट ये देता है और माउथ पंपिंग करता है। तो वहां पर अब हम क्या सोचेंगे, यार सिगरेट पिया है, मछली खाया होगा, वहां बंगाली लोग में, तो माउथ पंपिंग कैसे दें? तो देना पड़ता है, समझ रहे? वहां पर आपको ह्यूमैनिटी पहले करना है। डॉक्टर भी इसीलिए ये सब इलाज करते हैं। जो खतरनाक तुमको बीमारी दिख रही है, तो याद रखना आर्सेनिक के कारण है। किसके कारण है? तो बीमारी से घिनाना नहीं है, बीमारी को देखना है और उसका इलाज करवाना है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक। और खासकर महिलाओं को तो खासकर, क्योंकि जब आप